Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. स्वागत है आप सबका क्लास में। आई होप दैट कि आप लोगों की तबीयत खूब अच्छी होगी और आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो सेकंड फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी वाली यूनिट यूजीसी नेट की कर रहे थे, और उस यूजीसी नेट की यूनिट में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया था। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मस्कुलर सिस्टम को हमने पूरा कंप्लीट किया था, और सर्कुलर सिस्टम के कुछ स्पेशल फंक्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस को अब पढ़ेंगे। क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, जहाँ तक फिजिकल एजुकेशन में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में हमेशा फिजियोलॉजिकल जो इम्प्लीकेशन हैं या एप्लीकेशंस हैं फिजियोलॉजी के, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिंपली मतलब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपली 3 सिस्टम को पहले पढ़ना पड़ेगा। मस्कुलर सिस्टम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने पिछले में अभी जो मसल्स फाइबर्स हैं, फाइबर्स को माइक्रो लेवल पे पढ़ के पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारा बचा सर्कुलेटरी सिस्टम, और फंक्शंस ऑफ हार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फंक्शन ऑफ हार्ट जो है वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी जो है किस तरह रिएक्ट करेगी, हमारी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्शंस कैसी होंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी नर्व्स के वर्क हैं वो कैसे रहेंगे, तो हमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें सीएनएस और पीएनएस दोनों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, राइट। और ब्लड के जो वर्क हैं वो, और हार्ट के फंक्शन है वो, इन सबको खत्म करने के बाद हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पे आ जाएंगे, और उसको खत्म करते ही हम लोग बायो एनर्जिक्स की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आई होप दैट कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर आप बोलो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों के दोनों क्या है ना, इंटरकनेक्शन में काम करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसीलिए ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि वो न केवल बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट्स आल्सो सप्लाई ब्लड टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड ऑफ इट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को धीमे धीमे समझते हुए चलेंगे, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली चलता कहाँ से है, और मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। केमिकली बेसिकली केमिकल मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेसिकली ये देख लीजिए यहाँ पे हार्ट जो है उसको हम लोग ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और इन 4 पार्ट्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को फिर दोबारा से रीसिंथेसाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली कहते किसको। पहले अगर 2 तरह के ब्लड जो है, जब ब्लड की बात होती है तो लोग 2 तरह से बात करते हैं। एक तो बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और दूसरा डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है, जिसमें ऑक्सीजन रिच, O2 रिच, और ये होता है O2 पुअर। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। ठीक है, जैसे जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उस टाइम पे जो, सॉरी ऑक्सीजन को इनहेल मैंने गलत बोल दिया, जो हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, और उस टाइम में जो 20% के आसपास या 21% के आसपास, होल नंबर में आप बोलेंगे तो क्या होती है, O2 होती है। ठीक है, जब हम उसको एक्सेल कर रहे होते हैं तो 16.04 ये परसेंटेज होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन की। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ लीजिए। तो बेसिकली जब हम ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है, लेकिन उतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं हो सकती कि हमारे जो टिश्यूज हैं उनको वो सप्लाई की जा सके। ठीक है, क्यों, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो आर्ट्रियोल्स हैं या हमारी वेन्स हैं उनको टिश्यूज के साथ हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है, और ये कैसे कैसे होता है हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, इसको समझ लीजिए। गैसियस वेस्ट विद ड्यू टू द फोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। तो हम जैसे जैसे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली हमारे पास एटीपी है, ठीक है, अब इस, सॉरी, हमारे पास ग्लूकोज है,
ग्लूकोज को क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज की कैटाबॉलिक एक्शन होती है तो ये एटीपी प्लस एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है, एडीपी और एनर्जी में। या फिर हम एटीपी की बात करें सिंपल सिंपल, तो एटीपी जो है किस में टूट जाता है, एडीपी प्लस एनर्जी, और एडीपी फिर दोबारा पीसीआई को लेके फिर दोबारा से एटीपी बना लेता है। इस प्रोसेस को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो आई होप दैट कि इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो ब्लड की शुरुआत होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, वो एंटर करता है हार्ट के राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम, ठीक है। हार्ट को ये हमने डिवाइड कर रखा है 4 चैम्बर्स में, ठीक है। इसको मान लीजिए ये आपका सेप्टम है। सेप्टम क्या करता है, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उन वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी एग्जाम में कि सेप्टम का वर्क क्या होता है, या वो वॉल, दैट वॉल विच डिवाइड्स द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यू हैव टू गिव द आंसर विद द सेप्टम, राइट। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये ब्लड जो है हमारे पास, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जब इंटर करता है किसमें, राइट एट्रियम में, तो दो आर्टरी, दो वेन्स होती हैं बेसिकली जो इस ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती हैं। एक वेन वो जो हार्ट से ऊपर के पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है, दूसरी वेन वो जो हार्ट के नीचे से ब्लड को कलेक्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो नीचे से ब्लड कलेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो ब्लड हार्ट के ऊपर की साइड से कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना, ठीक है। तो आई होप दैट कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, जैसे ही आप देखिए कि हार्ट अंदर इसमें इंटर करता है किसमें, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में क्या होता है, ये हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो जाता है, राइट एट्रियम। जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद की हम लोग प्रोसेस अब देखेंगे। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पुट प्रेशर ऑन ट्राइकस्पिड वॉल टू ओपन। अब क्या है बेसिकली, इस चीज को समझें कि जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है, किसमें, राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में जैसे ही आ जाएगा फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर डालता है इस पे। जैसे ये समझ लीजिए ये आपका राइट एट्रियम का पार्ट है, अब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाता है, और खुलने की वजह से ये किस में आ जाता है, राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले वाले में देखेंगे। फिर दोबारा, द वेंट्रिकल कंट्रक्शन फोर्सेस द ब्लड टू मूव इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे ही ये ब्लड ये राइट एट्रियम में आ जाएगा तो फिर इसके प्रेशर की वजह से, क्योंकि वाल्व का फंक्शन क्या होता है, कभी भी अगर आपसे वाल्व के फंक्शन के बारे में कोई पूछ लेता है तो आप उसको याद रखेंगे, वाल्व फंक्शन ऑफ वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वॉल होता है ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द हार्ट। यूनी डायरेक्शनल फ्लो मींस, देखिए आप कुछ इस तरह समझिए, ये एक आर्टरी है और आर्टरी में इस तरह से क्या है, ये हमारा वॉल्व है, ठीक है। अब ब्लड इसमें से अगर इधर चला गया, वेल एंड गुड, लेकिन ये वापस इसमें नहीं आ सकता। जब ये वापस आएगा तो ये जुड़ जाएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा कि देखिए आप यहाँ पे अगर प्रेशर डालिए इस एरिया में, तो ये प्रेशर होने पर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ब्लड यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वॉल्व का वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल। आपने ये भी देखा होगा अगर आप गांव में रहे हैं तो बोरवेल देखा होगा, बोरवेल में जो है वॉल्व लगाते हैं जिससे कि पानी जो है ऊपर ही बना रहता है, वापस नहीं जाता है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से आपको क्या देखने को मिलेगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में सेमिलूनर वॉल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सेमिलूनर वॉल होता है उससे होके ये ब्लड किस में पहुंच जाता है, ये लंग में पहुंच जाता है, ये लंग का एरिया, ठीक है। और यहाँ जब लंग में पहुंच जाएगा तो यहाँ फिर से ये ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से ये किस में पहुंच जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये बाइकस्पिड वॉल के थ्रू किस में आएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बस ब्लड जो है वो बाहर निकलता है किसके लिए, एरोटा के लिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेफ्ट ऑरिकल में आ गया ये ब्लड, गैसेस एक्सचेंज लेटर द ब्लड बैंड बैक टू द हार्ट अगेन बाई पल्मोनरी आर्टरी, और ये किस में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पूरी तरह से, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वो आई होप दैट कि आपकी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले ब्लड जो है वो इस पोर्शन पे था, राइट। किस पोर्शन पे था, यहाँ पे। ठीक है, इससे इससे ऊपर से यहाँ से आ रहा था, और नीचे से इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से आता आता ये सबसे पहले ब्लड किस में पहुंचेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जैसे ही प्रेशर काफी कंट्रक्शन की वजह से बढ़ेगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल से होता हुआ यहाँ आएगा, और फिर कंट्रक्शन की वजह से ये वॉल बंद हो जाएगा, और ये सेमीलूनर वॉल से होता हुआ ये किस में पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में। लंग से फिर दोबारा यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लौटेगा ये लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर सेमीलूनर वॉल से होता हुआ ये एरोटा से निकलेगा। ये सेमीलूनर वॉल है, या इसको एरोटिक वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरोटिक वॉल से होता हुआ ये एरोटा से होता हुआ फिर इसका ब्रांचिफिकेशन हो जाता है कि किधर किधर जाना है, ये सारी साइड में जाता रहता है। दूसरा ये है कि अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सेमीलूनर वॉल होते हैं उनमें हाफ सर्कल टाइप के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, दूसरा पोजीशन पूछ लेता है आपसे। पोजीशन किसकी पूछ लेता है, पोजीशन कभी कभी पूछ लेता है कि एस ए नोड की पोजीशन किस साइड में होती है, तो एस ए नोड इधर होता है, यहाँ ए वी नोड होता है। ये क्या करता है, ये हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, इम्पल्स भेजने में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से भेजी जाती है। दूसरा ये जो स्पेशल एरिया आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्या ये देख पा रहे हैं आप, इसको यहाँ एक स्पेशल फाइबर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका नाम में पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर क्या करते हैं, हेल्प टू मेंटेन हेल्प टू रेगुलेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एस ए और ए बी नोड से आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिससे की वजह से इनका कंट्रैक्शन हार्ट का होता है। ठीक है, चलिए अब समझेंगे आगे की चीजों को। जैसे कि अगर आपका जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच गया, वो ब्लड आपका पहुंच गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एडिशनली इसको रखा है। आई होप दैट कि आप इसको पसंद करेंगे काफी। लंग में जब ब्लड पहुंचता है, अभी हमने पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन की बात करी थी, तो लंग में जो ब्रोंकाई है उसका ब्रांचिफिकेशन होते होते ये अंगूर की तरह, गुच्छे की तरह हो जाते हैं, ग्रेप्स के गुच्छे की तरह, और ये क्या होती है, ये एल्वियोलाइज में टूटता है। ब्रोंकाई जो होती है ब्रांकियोलीज में टूटती हैं, और एल्वियोलीज जो होती हैं वो एल्वियोलाइज में टूट जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज की जो डक्ट होती हैं वो ओपन होती है डायरेक्टली, जहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो करता है। किस तरह से करता है हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे, और ये चीज आपको बिल्कुल काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका ब्लड है। आई होप दैट कि इसमें आप ये फिगर मैंने लगाया है तो इससे आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ये सोच लीजिए ये आपकी एल्वेली है। ठीक है, अब एल्वेलाई जो है वो इंटरनली ये जो दिख रहा है आपको ब्लू और रेडिश, ये इस तरह से खुलते हैं। अब इसको और ज्यादा जूम करके अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देख पाएंगे, ये आपकी क्या है, ये वेन है, और ये क्या है, ये आपकी आर्टरी। अभी देखिए, वेन में इधर से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एयर का, और ये जो इंटरनल ब्लड होता है उसमें जो एयर होती है या फिर ये क्या है जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ये पूछता है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंज होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, इसलिए यहाँ पे जो CO2 होती है उसका इंटरनल प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये क्या करती है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये गैसेस का रूल होता है कि गैसेस हमेशा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो ब्लड में लो होता है, तो ब्लड यहाँ मौजूद ऑक्सीजन जो है वो
इनबिल्ड हो जाती है किसमें, ब्लड में। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके फिर दोबारा से वापस भेज देता है। यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, आई होप दैट। ठीक है, इस तरह से रहता है। यहाँ गैस एक्सचेंज ये होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बाकी ये मैंने लगा दिया आपके उसके लिए, ताकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो भी आप अच्छे तरह से देख पाएं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। इतनी हमारी काम की चीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ा ली। अब हम जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वो हमारे काम की चीज़ है। और बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट आपको इतनी चीज़ें मालूम ही होंगी, आई होप दैट कि बस मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। ये नॉस्ट्रल हो गया, एपिग्लोटिस के बारे में पूछता है, ठीक है, लायरनेक्स, फायरनेक्स, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं। ट्रैकिया हो गई, देन ब्रोंकाई, ब्रांचोली, और ये आपस में टूटती है। नीचे डायफ्राम हो गया, राइट लंग और लेफ्ट लंग। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन होता और आता है कि यहाँ इसमें लोब्स जो होते हैं, ठीक है, ये राइट जो होता है उसमें 3 लोब होते हैं, यहाँ 2 लोब होते हैं, क्योंकि इधर साइड जो है हमारा क्या आ जाता है, इधर हमारा लिवर आ जाता है, और उसको कवर करने की वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आई होप दैट ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट, पंप ब्लड इन एंटायर बॉडी। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली जो फंक्शंस ऑफ हार्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ हार्ट से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम जानने को मिलेगा कि जब हम पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के टाइम पे जो बिहेवियर होगा हार्ट का, ब्लड का, वो क्या होगा। ठीक है, अब इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे हार्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको, लेफ्ट आइट्रियम, राइट आइट्रियम, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी आर्टरी या वेन जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, राइट। अभी देखिए आप, जहाँ आपका हेपेटिक पोर्शन है, हेपेटिक पोर्शन क्या करता है, ये लीवर में ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, हेपेटिक वेन ये आपकी हो गई, हेपेटिक सर्कुलेशन है ब्लड, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन किस में हो रहा है, लिवर में। ठीक है, सोमैटिक एंड इंटेस्टाइन जो होती है वो इसी एरिया से हो जाता है। मेसेंट्रिक जो आर्टरी है वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है किसमें, आपकी स्टोमक में। ठीक है, और इंटेस्टाइन में। देन रीनल आर्टरी आती है, इनसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। जो रीनल आर्टरी है वो क्या करती है, वो आपकी इस रीजन में ब्लड सप्लाई करती है, आपकी किडनीज में। ठीक है, फिर रीनल आर्टरी से रीनल वेन क्या करती है, ब्लड आपका कलेक्ट कर लेती है। अब लोअर पोर्शन की बात करी जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ इस तरह से लोअर पोर्शन में, लेग्स में, यहाँ से होता होता और ये वापस चला जाता है। ठीक है, बाकी जो ब्लड डायरेक्टली सप्लाई होता है, सॉरी, एक और बात यहाँ पे इसमें नहीं मेंशन है, हार्ट में खुद, हार्ट में खुद भी ब्लड सप्लाई होता है, जिसको सप्लाई करने वाली आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे, आई होप दैट कि ये छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपको याद नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे और ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। दूसरा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, किससे, वो आर्टरी और ब्लड से। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे पहले भी पूछा था कि सर ये आर्टरी और जो आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेन है, ठीक है, और ये आपकी आर्टरी है। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन सीधी सीधी कनेक्ट हो जाती है क्या सर, मतलब कनेक्शन होता कैसे है, टिश्यूज में कैसे जाता है ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में ये कैपिलरी होती है। ठीक है, तो कैपिलरी क्या करती है, ब्रांचिफिकेशन करती है। जैसे आप उस तरह से समझ लीजिए कि जैसे लंग्स में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा था, सेम उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पे कहाँ पे होता है, कैपिलरीज की एरिया में होता है। और ये कैपिलरी क्या करती है, ब्लड को सप्लाई कर देती है उस रीजनल एरिया में, और फिर दोबारा से जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड होता है वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्ट जो है वो प्रेशर आपका आर्टरी में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, और आपका वेन्स में ब्लड का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए इस तरह से। अच्छा, ये जो रीजन होता है पूरा, आर्टरी जो होती है वो छोटी आर्टरी में टूटती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरियोल। वेन जो छोटी वेन में ब्रांचिफिकेशन होता है उसका, उसको बोलते हैं वेन्यूल्स।
ठीक है, क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो यहाँ से एक फॉर्मेट देखिए आप सर्कुलेशन का, कि सबसे पहले ब्लड जो है वो आर्टरी में जाता है, देन इट मूव्स टू आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के बाद इस सेंट्रल रीजन जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इस पूरे सेंट्रल रेंज को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी बेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिलरी बेड बोलते हैं इसको। और कैपिलरी बेड ही ब्लड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ब्लड को कहाँ ऑक्सीजन डिपॉजिट करनी है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, किस में, टिश्यूज की एरिया में। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम किस में होता है? कैपिलरी बेड में होता है। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप दैट तो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तो हार्ट रेट के जो कॉन्ट्रेक्शन है, सॉरी हार्ट रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यस यस, बिल्कुल। तो एक साथ अगर वो चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो बहुत ज़्यादा आसानी उसमें हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात आए तो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। पहले वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब कब इसको नापा जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस कंडीशन को बोलते हैं जहां ब्लड का प्रेशर तब नापा जाए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? रिलैक्स की कंडीशन में, मतलब डायलेटेड कंडीशन में। ठीक है, इतनी सी बात आई होप दैट कि आपको याद रहेगी। आगे कुछ चीजों को देखते हैं। बैरो रिसेप्टर्स फायर्स, इसमें क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ना आपसे कि हम लोग जो इसके एप्लीकेशन है उन पे बात करेंगे। तो एप्लीकेशंस की बात करें, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जब ब्लड प्रेशर जो है किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो। तो कब होता है? ये तब होगा जब बैरो रिसेप्टर्स सिग्नल जो है वो काफ़ी तेज रेट से दे रहे हों, ट्रिगर पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? स्टूमुलेट करता है हार्ट को, किसके लिए? वो ज्यादा तेजी से बीट करे। इस कंडीशन में क्या होता है? एज ए रिजल्ट द कार्डिक आउटपुट, क्या बोलते हैं? सीओ। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कम हो जाता है। इसमें बच्चे जो है वो उसको गलत कर देते हैं। जो कार्डिक आउटपुट है अगर कम हो जाएगा तो हार्ट हार्ट बीट जो होगी या हार्ट रेट होगी वो बढ़ जाएगी। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो आपकी हार्ट रेट जो होगी वो कम होगी। ये बात आप याद रखें। ठीक है, देन सिंपैथेटिक और स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज विल आल्सो डिक्रीजेस रिजल्टिंग द vasodilation takes place। ठीक है, फाइनली इट कॉजेज द ब्लड प्रेशर टू फॉल। इस कंडीशन में क्या होगा? जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और वैसो रिसेप्टर्स बताएंगे किसको कैसे कंट्रोल करना है, राइट। देन वैसो डायलेशन होगा। डायलेशन का मतलब कोई भी चीज अपनी जो पर्टिकुलर साइज है उस साइज से बड़ी हो जाए। जब बड़ी हो जाएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बलून है जिसमें आपने 2 लीटर गैस भरी हुई है, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है। अगर मैं उसी में 4 लीटर गैस भर दूंगा तो उसका प्रेशर क्या होगा? वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं ये करूं, वो 4 लीटर के ही बलून को मैं क्या करूं, मैं उसको बड़ा कर दूं काफी बैलून को। ठीक है, तो क्या होगा? उसको एक बैलून था उससे दुगने साइज वाले में डाल दूं तो इंटरनल जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखें। अब क्या है? इंक्रीज बीपी। बीपी क्या क्या कर सकता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है उसकी वजह से जनरेट हो सकती है क्या? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन आपके ब्रेन को, ठीक है, आपके हार्ट को और आपकी किडनी, इन सारी चीजों में से किसी को भी खराब करने की कुव्वत रखती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज भी आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे, जानेंगे काफी सारी चीजों को और बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, लो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? द रेट ऑफ बैरोरिसेप्टर फायरिंग डिक्रीजेस। बैरोरिसेप्टर के जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को क्या करेगा? ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम इसके स्टिमुलेशन को थोड़ा कम कर देगा, जिससे क्या होगा? ट्रिगर्स इंक्रीज इन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फॉर द हार्ट कॉजिंग कार्डिक आउटपुट टू इंक्रीज। उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इट आल्सो ट्रिगर टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स रिजल्टिंग द वैसो कॉन्ट्रैक्शन जो है टेक्स प्लेस करेगा।
मतलब आपकी जो हार्ट की मसल है वो थोड़ी सी सिकुड़ेंगी, ठीक है। कंबाइंड दीज एक्टिविटीज कॉज ब्लड प्रेशर टू राइज। ये किस कंडीशन में होता है? जब ब्लड प्रेशर कम होगा तब इस टाइप की एक्टिविटी जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। अब थोड़े से की नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अभी की नोट में हम लोग देखेंगे जो वैसोडाइलेशन की कंडीशन है, ठीक है। वैसोडाइलेशन में बेसिकली होता क्या है? विंडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वैसो कंट्रक्शन की कंडीशन में होगा नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो साइज है, जो उनकी पेरिफेरल है, ठीक है, वो पेरीफेरी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाती है, ठीक है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। चलिए, अभी हम क्या करेंगे? अभी इसको जो सिस्टम है, जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा था उनको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में देख ले रहे हैं, जिससे हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। इंक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा? बैरो रिसेप्टर की फायरिंग जो है वो बढ़ जाएगी। कार्डिक इनहिबिटेटर जो सेंटर्स हैं उनके लिए सिग्नल्स बढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा? कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होंगे। और क्या होगा? वैसो डायलेशन की कंडीशन होगी। वैसो मोटर सेंटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। कार्डिक एक्सीलरेटर सेंटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। इसकी वजह से फाइनली क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा? तब हमारा हार्ट इसको कैसे कंट्रोल करेगा? तो बैरो रिसेप्टर की जो फायरिंग है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। उसके कम होने की वजह से क्या होगा? जो कार्डिक इनविटेटर सेंटर्स हैं वो अपना काम करना कम करेंगे, ठीक है। कार्डिक एक्सिलरेटर सेंटर्स जो है वो एक्सिलरेट होंगे, मतलब सिग्नल्स ज्यादा भेजेंगे। तो बैसोमीटर सेंटर्स जो है वो एक्टिव काम करेगा और इसमें कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? वैसो कंट्रैक्शन होगा। मतलब जो हमारी बेसिकली आप ये कह सकते हो ब्लड वेसल्स हैं उनकी साइज जो है वो छोटी होगी, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझें ये क्या है? ये एक हार्ट की फंक्शनिंग है, जिसमें अगर ब्लड प्रेशर जो है, अगर बीपी आपका कम हो रहा है तो वो क्या करता है? उसको इंक्रीज करता है। अगर बीपी आपका डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको वो कम करके फिक्स करता है और एक कंडीशन जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, रिक्रिएटेड या रिस्टोर। मतलब जैसा पहले कंडीशन थी उसी कंडीशन में फिर दोबारा से पहुंचा देना। आई होप दैट कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। दोज आर द पल्स रेट इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड मैनुअली एट द रिस्ट बाय द ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। पल्स रेट जो है वो बहुत ही कॉमन है, जिसको मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा क्या किया जाता है। और जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल हैं, वो इसको रेडियल आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और हम और जानेंगे कि रेडियल क्रेथल्स होते हैं जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको अलाउ करते हैं टू मोर एक्यूरेट लॉन्ग टर्म मेजरमेंट ऑफ द pulse rate. The next we will get to know about the heart rate can be measured directly by listening to the heart through the chest. Electrocardiograph, which detect to the electric pattern of the heart muscles through the skin, can be used for accurate long-term measurements. Arterial pressure is most commonly measured by sphygmomanometer. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। स्फिग्नोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। अगर आपने देखा हो कभी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हल्का सा पंप करते हुए यहाँ पे कुछ बांधता है ना, उसको पंप करते हुए आपका मेजर करता है कि हार्ट वो आपकी ब्लड का प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर जनरली रिपोर्टेड इन मिलियंस मिलीमीटर्स ऑफ द मर्करी, mmH। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इसकी जो एक तरह से जो यूनिट है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो mmH में मेजर करते हैं। थ्रू द एंड्रॉयड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू नॉट यूज मर्करी, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो मर्करी स्केल्स को यूज नहीं करती हैं, वो मैनुअली अपना एक एप्लीकेशन है उनको यूज करते हैं, ठीक है। द एक्सप्लोरेटरी मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर यूज स्टेथोस्कोप एंड यूज स्पेग्नोमीटर। वो मैन मतलब आदमी की एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोसेस एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली क्या है?
हाइपोटेंशन एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ही कम हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 90 to 60 हो जाता है। देन नॉर्मल रेंज उसकी आपकी 90 to 119 तक लेते हैं।